एक गांव में अन्नपूर्णा नाम की महिला अपनी बहू श्यामला के साथ रहती थी। उनका माँ बेटी जैसा रिश्ता था। दोनों एक दूसरे का ख्याल रखती थी और एक दूसरे से बहुत प्यार करती थी। बहू विकलांग थी। उसने अपने दोनों पैर खो दिए थे और वो व्हीलचेयर के सहारे जी रही थी। दोनों के बीच इतना लगाव था कि लोगों को विश्वास नहीं होता था कि वो माँ बेटी नहीं, सास बहू हैं। दोनों जिंदगी के अच्छे बुरे वक्त में एक दूसरे का साथ देती थी। एक दिन श्यामला घर में हॉल में जाती है और घड़ी की ओर देखती है। सुबह के 9 बज चुके थे। अरे इतनी सुबह हो गई, सासू माँ अभी तक सोई हुई है। क्या हो गया? उनकी तबीयत तो ठीक है ना? ये सोचते हुए वो अपनी सास के कमरे में जाती है। सास अपने कमरे में सो रही होती है। सासू माँ उठिए, सुबह के 9 बज गए। आपकी तबीयत तो ठीक है ना? अन्नपूर्णा घड़ी की ओर देखकर, क्या हुआ बहू, इतना वक्त हो गया, तुमने कुछ खाया? मैं तुम्हें डोसा दे दूं? नहीं, मैंने अभी नहीं खाया। मैंने तो सुबह उठकर बना दिया था। मैं कुछ देर आराम करने आई थी, पता नहीं कैसे नींद लग गई। तुम नहा ली हो? हाँ जी, मैं काफी देर पहले नहा ली थी। दवाई के लिए मुझे थोड़ा सा दूध चाहिए था। अन्नपूर्णा बिना कुछ कहे पलंग से उठी और किचन में चली गई। फिर उसने बहू श्यामला को दूध लाकर दिया, साथ ही दवाई भी। श्यामला को दवाई देने के बाद अन्नपूर्णा कमरे में जाकर अपनी अलमारी खोलती है। वो वहां से बैंक पासबुक निकालकर बाहर जाने के लिए तैयार होने लगती है। बहू, मैं बैंक जा रही हूँ, तुम अपना ध्यान रखना। ठीक है। अच्छा माँ जी, मुझे बहुत दुख होता है कि आपकी पेंशन का सारा पैसा मुझ पर खर्च हो जाता है और मैं आपकी कोई मदद भी नहीं कर पाती। सच में आप मेरे लिए मेरी माँ से भी बढ़कर हो। आपके बिना मेरा क्या होगा? अगर तुम्हारे ससुर जी आज जिंदा होते तो तुम्हें ऐसा नहीं बोलने देते। कम से कम उन्होंने एक अच्छा काम किया पेंशन का, नहीं तो हम दोनों को बहुत दिक्कत होती। हाँ, ये तो आप ठीक कह रही हैं। ससुर जी आपसे इतना प्यार करते थे। वो आज यहाँ नहीं है, लेकिन फिर भी हमारा ख्याल रख पा रहे हैं। पर मेरे पति। श्यामला अपने पति को याद करके रो पड़ी। अन्नपूर्णा की आंखों में भी आंसू आ गए। रो मत बहू, शांत हो जाओ। क्या हुआ अगर तुम्हारा पति यहाँ नहीं? मैं यहाँ हूं ना, तुम्हारे पास, जिसने तुम्हारे पति को जन्म दिया। क्या मैं तुम्हें प्यार नहीं करती? आप तो मेरा ऐसे ख्याल रखती है माँ जी, जैसे मैं ही आपकी सब कुछ हूँ। लेकिन वो जो हुआ उसे मैं कैसे भूल जाऊं? मेरा दिल अंदर से रोता है। देखो बहू, जो हुआ सो हो गया, अब तो कुछ नहीं हो सकता। तुम्हारा निकम्मा पति जिसने बिना कुछ सोचे समझे कह दिया कि उसे एक विकलांग पत्नी की जरूरत नहीं, उसका क्या करूं? उस बेशर्म ने तो दूसरी शादी तक कर ली। हाँ, पर मैं क्या करूं माँ जी, दुख तो होता ही है। ऐसे इंसान को याद करके क्या फायदा? मत याद करो, उसे भूल जाओ। श्यामला रो रो कर चुप हो गई। वो अपने मन को शांत करने की कोशिश करती है। थोड़ी देर बाद अन्नपूर्णा जब घर से जाने लगी, क्या तुम ठीक हो? ज्यादा मत सोचो, मैं बैंक जा रही हूँ, मुझे थोड़ा समय लगेगा। तब तक तुम टीवी पर कोई प्रोग्राम देख लो, ये ठीक रहेगा। आप मेरी फिक्र मत कीजिए, अपना ख्याल रखिएगा। चाहिए? अन्नपूर्णा के जाने के बाद बहू अपनी व्हीलचेयर को धक्का देती है और दरवाजा बंद कर लेती है। वहां से वो धीरे से व्हीलचेयर से अपने बेडरूम में आ जाती है और अपनी छोटी सी एक फोटो एल्बम निकालती है और देखने लगती है। अपनी और अपने पति की फोटो देखकर वो फिर से रोने लग जाती है। हम कितने खुश थे, पर तुमने मुझे रोने के लिए अकेला छोड़ दिया। शादी में सिर्फ प्यार काफी नहीं, जिम्मेदारी भी उठानी होती है। मैं व्हीलचेयर पर कैसे आई? किसके लिए आई? अगर मैं ना होती तो आज ये हालत तुम्हारी होती। तुम सब जानते हो। फिर भी ये कहकर चले गए कि तुम एक विकलांग पत्नी के साथ नहीं रह सकते और दूसरी शादी कर ली। अगर मैं भी तुम्हारी तरह स्वार्थी होती तो तुम्हें नहीं बचाती, तो आज तुम भी नहीं चल पाते। श्यामला दिल खोल के रो रही थी। अचानक उससे दरवाजे पर एक दस्तक सुनाई दी। उसने फोटो एल्बम को वापस रखा, अपने आंसू पोंछे, व्हीलचेयर को धक्का दिया। वो जैसे ही दरवाजा खोलती है, उसका पति आनंद घर में दाखिल हो जाता है और अपनी माँ को आवाज लगाता है। हे भगवान, क्या ये तुम हो आनंद? क्या तुम ठीक हो?
आनंद श्यामला की किसी भी बात का जवाब नहीं देता और गुस्से में अपनी मां को ढूंढने लग जाता है। मां, मां, कहां हो मां? तब श्यामला उसके पास आती है और कहती है, सासू मां घर पर नहीं है, घर से बाहर गई हुई हैं। कहां गई है मेरी मां? मुझे नहीं पता, बताकर नहीं गई। वाह, वो तुम्हें बिना बताए बाहर चली गई। और तुम घर पर क्या अकेली कर रही हो? व्हीलचेयर पर घर संभाल रही हो क्या? तुम ऐसे क्यों बोलते हो? तुम्हें नहीं पता मैं व्हीलचेयर पर कैसे आई? रस्सी जल गई, बल नहीं गया। अभी भी घमंड बाकी है। अगर मैं उस दिन अपने बारे में सोचती ना आनंद, तो तुम आज इस तरह बोलने के लायक नहीं होते। तुम इस व्हीलचेयर पर बैठे होते, तुम मेरी जगह होते। क्या तुम कुछ ज्यादा नहीं बोल रही हो आज? आनंद गुस्से में श्यामला को मारने के लिए आगे बढ़ता है। तभी अन्नपूर्णा आ जाती है। ये सब देखकर वो अपनी आंखों पर यकीन नहीं कर पाती। वो गुस्से से चिल्लाती है, क्यों रुक गया तू? बेशर्म, मार रहा है उसे, बदतमीज आदमी। माँ, मैं तुमसे मिलने आया था यहाँ पर। मैं तुमसे मिलने आया था माँ। तुम्हारा ख्याल रखना मेरी जिम्मेदारी है, इसीलिए मैं तुमसे मिलने आया था बस। तूने मुझे देख लिया ना, बस अब चला जा यहाँ से। मुझे तुझसे कोई बात नहीं करनी। तुझे मेरी फिक्र हो रही है? अगर मैं मर भी गई तो तू मेरा अंतिम संस्कार नहीं करेगा, बहू करेगी। मैं वसीयत में साफ साफ लिख कर जाऊंगी। ये सब सुनकर आनंद को बहुत गुस्सा आता है। वो बिना कुछ बोले ही चला जाता है। आनंद के जाने के बाद उसकी माँ तुरंत दरवाजा बंद कर देती है। सास बहू दोनों बिना कुछ कहे थोड़ी देर बाद अपना खाना खाती हैं। अन्नपूर्णा पहले अपनी बहू को सुलाती है और फिर अपने कमरे में चली जाती है। कुछ दिन बाद अचानक देर रात को, सासू माँ, अब कहाँ हो सासू माँ? श्यामला जोर से चिल्लाती है। अन्नपूर्णा उसकी आवाज सुनकर और उसे रोते देखकर घबरा जाती है। अरे क्या हुआ बहू? सासू माँ, पता नहीं, मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है। सुबह तक तो सब ठीक था। अन्नपूर्णा घर में कुछ दवाइयां ढूंढती है, पर उसे कहीं पर भी दवाई नहीं मिलती। फिर वो धीरे से दर्द में तड़प रही अपनी बहू को उठाती है। बहू, चलो तुम्हें अस्पताल ले चलती हूं। वो धीरे से अपनी बहू को उठाकर व्हीलचेयर पर बिठाती है। फिर उसे व्हीलचेयर में उस गांव के एक डॉक्टर के पास ले जाती है। वो जांच करता है, लेकिन फिर बिना कुछ बोले ही एक इंजेक्शन देता है। साथ ही उन्हें कुछ गोलियां लिखकर भेज देता है। श्यामला फिर कभी बिस्तर से उठ नहीं पाती। अन्नपूर्णा इसे अपनी नियति समझकर दिन रात श्यामला की सेवा में लग जाती है। यह सुब्रमण्यपुर गांव है। इस गांव में तिलक और रमा देवी नाम के एक दंपति रहते हैं, जो अपने खर्चे के लिए पत्तेदार सब्जियां बेचते हैं। उनका एक इकलौता बेटा प्रसाद है, जिसकी संध्या से शादी होने के बाद वो शहर में जाकर रहने की योजना बना रहा है। माँ, हम चलेंगे। शहर जाने के बाद मैं आपको वहां का पता पूरी तरह से बता दूंगा। ठीक है बेटा, यदि तुमको छुट्टी मिलती है तो तुरंत घर आ जाना। हाँ माँ, मैं जरूर आऊंगा। क्या तुमको ये कहने की जरूरत है? तुम अपना ख्याल रखना बस। माँ जी, हम जाएंगे। पिताजी, हम चलते हैं। उन्होंने उनके लिए शुरुआत के लिए पैसे दिए। 5-6 घंटे के बाद वे शहर पहुंचे। उन्होंने किराए पर एक कमरा ले लिया और सभी जरूरत की चीजों का इंतजाम किया। संध्या और प्रसाद ने काम की तलाश की और हार गए। उन्हें कोई काम नहीं मिला। इससे पति पत्नी दोनों निराश थे। संध्या, हम गांव वापस चले जाते हैं। मुझे लगता है कि यहाँ सब कुछ अच्छा है। हम यहाँ तब तक रहेंगे जब तक हमें कोई काम नहीं मिलता, और हम कोशिश नहीं छोड़ेंगे। हम कब तक यहाँ रहेंगे संध्या? हमारा साथ लाया पैसा खत्म हो गया है। हमें कुछ और पैसे चाहिए, लेकिन हम माता पिता से नहीं मांगेंगे। मुझे कुछ समय दो, मैं सोचती हूँ। संध्या गहराई से समस्या का हल सोच रही थी। कुछ काम पाने के लिए वो रास्ते में सभी से पूछ रही थी कि कोई काम मिल जाए। कुछ लोग चिढ़ गए और कुछ ने बताया कि कोई काम नहीं मिल सकता है, और कुछ लोगों ने उसे 1 सप्ताह या 10 दिनों के बाद आने को कहा। तब वे काम बताने की कह गए। दिन बीत रहे थे।
हमने गांव से आते समय कहा था कि हम शहर में ही रहेंगे, लेकिन अब हमें कोई काम नहीं मिल रहा है। अगर हम नाकाम होकर गांव वापस जाते हैं तो ऐसे बहुत से लोग होंगे जो हमें चिढ़ाएंगे। इस तरह वो खुद से बात कर रही थी और जा रही थी। दूसरी तरफ से एक आदमी अपनी बाइक को धक्का देता हुआ आ रहा था और एक और व्यक्ति पंचर की दुकान खोज रहा था। कार में से एक व्यक्ति नीचे उतर गया और संध्या से पूछा, सुनिए मैडम, क्या यहाँ कोई पंक्चर की दुकान है? नहीं सर, यहाँ आसपास कोई पंक्चर की दुकान नहीं है। आप चाहें तो 2-3 दिन बाद आइए। बहुत जरूरी है मैडम, यहाँ एक पंक्चर की दुकान शुरू की जा सकती है ना, कई ग्राहक मिलेंगे, हमेशा लाइन लगा करेगी। उसने ऐसा कहा और वहां से चला गया। उसके कहे शब्द संध्या के दिमाग में घूम रहे थे। संध्या ने सोचा कि अगर वो इस इलाके में एक पंक्चर की दुकान शुरू करे तो अच्छा रहेगा। उसने अपने पति प्रसाद को बताया। उसने इसके लिए हाँ कह दी। उसने अपने सोने के जेवर गिरवी रखकर पैसे लिए, उस पैसे को लाई और एक पंक्चर की दुकान शुरू की। ग्राहक उसकी पंक्चर की दुकान पर आने भी लगे। प्रसाद और संध्या दोनों पंक्चर की दुकान में पंक्चर बनाने लगे। जैसे दिन बीते, पंक्चर की दुकान अच्छी चलने लगी। वे अच्छा पैसा कमा रहे थे। उधर गांव में तिलक को अचानक तेज बुखार हो गया। वो प्रसाद और संध्या को देखना चाहता था। दोनों गांव गए। अब कैसे हैं पिताजी? क्या आपका बुखार कम हुआ? मैंने तुम दोनों को देख लिया ना, मैं अब पूरी तरह से ठीक हो जाऊंगा। तुम शहर में क्या काम कर रहे हो? वो पिताजी, हमने अपनी पंक्चर की दुकान शुरू की है। जब वो बताने ही वाला था तो संध्या बीच में, पिताजी अब मैं सॉफ्टवेयर कंपनी में मैनेजर के पद पर हूँ और आपका बेटा एक अचल संपत्ति कार्यालय में एक साइट सुपरवाइजर के रूप में काम कर रहा है पिताजी। तिलक उसकी बात को सुनकर बहुत खुश हुआ। संध्या ने उन समस्याओं को नहीं समझा जो वो अपने उस छोटे से झूठ की वजह से झेलने वाली थी। फिर वे 2-3 दिन वहां रहे और तिलक की देखभाल की। उसके बाद संध्या को पंक्चर की दुकान के लिए कॉल आने लग गए। कुछ दिनों बाद तिलक की तबीयत ठीक हो गई और तिलक और रमा देवी अपना अपना काम करने लगे। तब संध्या और प्रसाद वापस शहर लौट गए। एक दिन गांव से सास रमा देवी बिना बुलावे के 3 अन्य महिलाओं के साथ शहर देखने आती है। मैं इसे एक बड़ी बात कहकर नहीं बता रही हूँ, लेकिन मेरे बेटे और बहू बड़े अच्छे पद पर काम कर रहे हैं। अगर हम जिस घर में रह रहे हैं वहां जाएंगे तो देखना वे कैसे चौंक जाएंगे। वे एक बड़े अपार्टमेंट में गई और सिक्योरिटी गार्ड से कहा, यहाँ संध्या और वरप्रसाद नाम का युगल रहता है ना? कोई भी ऐसे नामों के साथ यहाँ नहीं रहता, परेशान मत करो, जाओ यहाँ से। जैसे कि उस सुरक्षा गार्ड ने कहा, उसे लगा जैसे कि उसकी गरिमा उसके साथ आई अन्य महिलाओं के सामने खराब हो गई है। फिर वे दूसरे अपार्टमेंट में गए और वहां पूछा। वहां भी उन्होंने बताया कि उस नाम का कोई नहीं रहता है। रमा देवी उसके साथ आई महिलाओं के सामने निराश हो गई। इस तरह कोई नहीं मिलेगा, मैं अपनी बहू को कॉल लगाती हूँ। रमा देवी अपना फोन लेती है। उनके ठीक सामने एक पंक्चर की दुकान थी और उसकी बहू उस दुकान में पंक्चर बना रही थी और बेटा प्रसाद वाहन को हवा दे रहा था। ये देखकर रमा देवी के साथ आई 3 महिलाएं जोर से हंस पड़ी। रमा देवी संध्या के फोन उठाने का इंतजार करती है। संध्या जो कि दुकान में है, फोन की घंटी बजने पर कॉल रिसीव करती है। बताओ अम्मा, क्या हाल है? पिताजी का स्वास्थ्य कैसा है? बहू, तुम कहाँ हो? मैं ऑफिस में हूँ माँ जी। मुझे अपने ऑफिस का पता बताओ, मैं वहां आऊंगी। माँ जी, क्या आप शहर आई हैं? कैसे आई? मैं कहाँ आऊं, बताओ जल्दी। माँ जी, आप यहाँ नहीं आ पाएंगी। यहाँ ट्रैफिक जाम की वजह से पूरा रास्ता रुका पड़ा है। मैं ही आती हूँ। मैं वहां क्यों नहीं आ सकती? आऊंगी मैं, बताओ। वो माँ जी, मुझे यहाँ का पता ठीक से पता नहीं है। मैं बताती हूँ, पंक्चर शॉप है ना बहू? उन शब्दों को सुनकर पंक्चर शॉप से बहू इधर उधर देखती है। उसने अपनी सास और सास की सहेलियों को देखा।
बस फिर क्या था, पंक्चर बहू वहां से भाग गई। ये देखकर वे सभी जोर से हंस पड़ी।